पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? ऋतु परिवर्तन शायद हो गया था ना? अब हो रहे हैं? संक्रांति पढ़ना है। चलिए एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए होंगे वो लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। आपका क्लास थोड़ा छूट गया है, तो जब नया टॉपिक शुरू होगा तो 100% अक्षरशः समझ में आएगा, है ना? और अभी थोड़ा कोशिश कीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। जैसा हम बताए थे, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहां से कहां तक चमकती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। 0 डिग्री रेखा को कौन रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 साउथ को मकर रेखा कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर कितना झुकी है, इसके वजह से दिन रात की अवधि में अंतर आता है। कभी दिन जो है 14 घंटा का तो कभी 10 घंटा का, यानी कभी रात 14 घंटा का हो जाता है तो कभी रात 10 घंटा का होता है। तो इस अवधि में अंतर का मुख्य कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घुमा होना है, झुका होना है। क्लियर है? अब यह किस समय बड़ा होगा, किस समय छोटा होगा, है ना? इस चीज को आपको पहचानना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यह चीज समझ गए कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 साउथ के बीच में ही चमकती है ना? अब उसका डेट भी लगभग जो है क्लियर है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि आप 0 डिग्री से शुरू कीजिए तो मार्च लीजिए। क्या लीजिए? मार्च। 2 महीने का गैप दीजिए, 2 महीने का गैप, यानी अप्रैल मई जून, फिर 2 महीने का गैप जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर अक्टूबर नवंबर, और यहां पर दिसंबर को लंबवत चमकाना है। सालों भर यही सिचुएशन रहता है। इसी के बीच में जो है सूर्य की जो है लंबवत किरणें चमकती रहती है। सूर्य की किरणें इधर जो जाएगी तो तिरछी जाएगी, और वो भी मैक्सिमम कब जाएगा? तो जून में जाएगा। अब डेट के बारे में बोले थे 21, 22, 23, याद आ रहा है? क्या बोले थे? 21, 22, 23 नहीं याद है। कौन बड़का गुना हो गया? इतना तो रफली याद रहता है, फोटो खींच के 21 नीचे 22 ऊपर 23, एगो बच गल से ऊपर। अब एग्जैक्ट डेटो हो गया आपके सामने, है ना? यानी सूर्य की लंबवत किरणें 0 डिग्री पर 21 मार्च को, है ना? सूर्य की लंबवत किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर कौन तारीख को? 21 मार्च को। उसके बाद यह जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमकने लगेगी। सूर्य किधर चमकने लगेगी? मार्च के बाद में उत्तरी गोलार्ध में। पंडित जी से जेबल लोग दिन दिखावे तो पंडित जी ये बतवा कहले ना समझ में आवेगा। उत्तरायण है, दक्षिणायन है, अभी मौत जाता खराब बा। तो अब समझ में आ रहा है कि जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है तो उस स्थिति को उत्तरायण बोलते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तो दक्षिणायन। अच्छा, एगो और चीज जानिए, मुख सूरज का माने एक तरह से समझने के लिए शब्द है कि सूरज जो है उत्तर दिशा की ओर चलने, दिशा में ना, उत्तर दिशा की ओर कब से चलने लगती है? 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर से देख रहे हैं ऐसे चल रही है। तो कौन दिशा है? ऊपर, उत्तर। हाँ, और दक्षिण की ओर चलने लगते, दक्षिण में ना। हाँ, 21 जून के बाद। लेकिन ये चीज अलग हो गई, ये समझने के लिए हो गया। सूर्य उत्तर में चमकता है कब से कब? 21 मार्च से जून से 30 सितंबर ले, यानी 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य उत्तरी गोलार्ध में मन ही है एरियावा में लंबवत चमक रहा है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत कब से कब तक चमकता है? कब से कब? तो 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से। और यही सवाल पूछ देगा कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत कब चमकता है? तो 23 सितंबर से 21 मार्च बोलना, खाली उलट देना है। 23 सितंबर से सूर्य कहां चमका? दक्षिणी गोलार्ध में चमका। तो हम आपको बता रहे थे कि दिन रात की अवधि, तो अवधि में अंतर मेनली होगा अक्षीय झुकाव के कारण।
अब कौना महीना में बड़ा होगा, कौना में छोटा होगा। तो बताए थे कि सूर्य जिसके करीब होगा वहां दिन बड़ा होगा। सूर्य जिसके करीब होगा वहां दिन क्या होगा? करीब का मतलब होगा लंबवत चमकना। जैसे हम पूरे क्लास को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मान लिया हम यहाँ तक मैक्सिमम आए, है ना, फिर यहाँ से हम यहाँ तक आ गए, ये मान लिया गया कि 23.5 नॉर्थ है, 23.5 साउथ हो गया। अब इसी के बीच में हम अप डाउन कर रहे हैं, इधर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे प्रकाश से मेरी बात को नहीं सुन रहे, बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन फिर से सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम यहाँ चमक रहे हैं तो यहाँ पर दिन बड़ा हो जाएगा और इधर क्या होगा? दिन छोटा होगा। इधर दिन जब बड़ा होगा तो दिन तो छोटा होगा, मतलब रात बड़ा होगा, रात बड़ा होगा। तो वही चीज हम आपको समझा रहे थे लास्ट क्लास में। अब आप सब लोग बोलिए, हम लिखते हैं। चलिए, दिन रात का अवधि पहले थोड़ा समझ लिएगा, ठीक है ना। 21 जून, उसके बाद आइए इधर 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। जिनका पहला क्लास है वो भी समझने का कोशिश कीजिए। बहुत हाथी घोड़ा चीज ना पढ़ते हैं, समझ में आ जाला आसान हो जाला, ना समझ में आई तो साइकिल के चैन टूट जाई तो ना बनी, एक मतलब थोड़े बा कठिन काम बा। जो बनावे ला ओकरा ला नु भाई बात, हम लोग नहीं बनाते, चैन साइकिल का टूट गया तो का हम लोग के लिए क्या होगा? पहाड़ हो जाएगा। लेकिन एगो अनपढ़ आदमी देखिए उसको बना देगा, तो तेज हो गया, आप कमजोर हो गए। कंपैरेटिवली वही चीज होता है, समझ में आ गया आसान है, नहीं समझ में आएगा तो टफ रहेगा। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको समझ के करने का कोशिश कीजिए। चलिए, 21 जून को सूर्य जो है किधर चमक रहा है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन क्या होगा? दिन क्या होगा? रात क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसके अपोजिट यहाँ दिन क्या होगा? छोटा होगा, रात क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे माथा पे चमक रहा है, यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो यहाँ पर तो दिन छोटा हो गया, ये सबसे करीब लाइन हो गया, है ना। अब चलिए, 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमक रहा है? 0 डिग्री पर चमक रहा है। दोनों तरफ देखिए बराबर डिस्टेंस है, तो यानी दिन बराबर रात हो जाएगा। यानी 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात, दिन बराबर रात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमका? मकर रेखा, यानी दक्षिणी गोलार्ध। यानी दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा? बड़ा होगा। दिन क्या होगा? बड़ा होगा। रात क्या होगी? छोटी हो जाएगी। इसके अपोजिट आते यहाँ दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। रात क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। रात क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए, अब 21 मार्च को सूर्य फिर कहाँ चमक रहा है? 0 डिग्री पर। फिर डिस्टेंस इक्वल हो गया, यानी दिन बराबर क्या हो जाएगा? दिन बराबर क्या होगा? रात हो जाएगा। दिन बराबर रात हो जाएगा। तो उसको हम व्यवहारिक रूप में भी आपको समझा के, हंसा के समझाने का कोशिश किए थे कि देखिए, अभी हम लोग का मान लिया महीना चल रहा है अप्रैल, यानी अप्रैल में सूर्य कहाँ है? मार्च, 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, तो यानी कि जो हम ये कंडीशन है, भारत पर जबरदस्त हिट बैठता है। 21 मार्च को कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, अब भारत के बीचों बीच गुजर रहा है, तो हम लोग के लिए एकदम जो ये सिद्धांत है बिल्कुल अक्षरशः सही है। यानी 21 मार्च के बाद से सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगा, यानी मान लिया 0 डिग्री है और कर्क रेखा है, हम सूर्य भगवान थोड़ा देर मान ली लोग, है ना। तो अब हेने का यानी लंबो चमक, दिन अब बड़ हुई। दिन का होता बड़ा होता, अभी बड़ा होता, अभी और बड़ हुई। कहिया ले बड़ हुई? 21 जून ले अभी दिन बढ़ी। अभी तो 6:30 ले मैंने बेरा डूबता, 21 जून ले देखम 7:15 7:30 ले बुझाई का भी दिन है बा। बाजार से घूम के आवत 9 बज जाला, क्योंकि वो बेरा डूबी तबे तो बाजार हमनी के बहुत कम बेरों से करी ले सर। जब शाम हो जाला मैंने बेरा डूबेला तब बाजार जाइए सर। बाजारे जाता नहीं 7 बजे, तो अबे करम 9 बजे, और 9 बजे हम पढ़े बैठे तो टाइम देखम तो 9 बज गए, टाइम खत्म। 6 से 9 रूटीन ब्लॉक होता है ना। लेकिन वह जाड़वा में देखिएगा आप, तो 5 बजे सब्जी वब्जी कीन के आके घर में बच जाए, टाइम देख रहे थे जा अभी तो 5:30 होता, का हुई इतना बड़का रात कोटले ना कोटेला है, तो 6 से 9 मार ली आराम से। तो देख रहे हैं हम लोग कितना फिट बैठ रहा है। 21 जून ले अभी से समझिए, 21 मार्च के बाद से दिन क्या होते जा रहा है? बड़ा होते जा रहा है। मैंने दिन का अवधि बड़ा होते जा रहा है, जो कब तक बढ़ेगा?
कोई सुन ले, 21 जून के बाद फिर ही छोट होते जाएगा, छोट होते जाएगा। सबसे छोट कौन तारीख होगा उत्तरी गोलार्ध में? सबसे छोट 22 दिसंबर को। सबसे छोट कौन तारीख होगा? मैंने 5 बजे मार्केट को के चलाएंगे हमने के 22 दिसंबर को। याद करिए, छठ के आसपास का समय रहता है। छठवा के बाद ऐसे मन उदास रहता है तनका, है ना। घरे से गांव से आए रहते हैं, जाते हैं बाजार में, तो बाजारों में लोग नहीं लगता है, अनार हो गया रहता है। हम लोग सब्जी उब्जी खरीद के आ जाते हैं 5। गाँव में तो मत पूछिए, तो शहर में तो 2-4 गो चहलो पहल दिखाई देता, तो गंगा में 6 बजे के बाद तो उजाला का पुतर हुआ था कि ना। अजीब सिचुएशन दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है। अब 7 बजे घुस जाइए, हिम्मत है तो घूम के चले लगे, बाप रे भूत पकड़ ली। जबकि दोनों और घर बा, लेकिन एक आदमी ने खाली कुकुर भी लाइन नजर आएगी। तो दिसंबर का वो महीना रहता है, याद आ रहा है ना उस सिचुएशन। अब वह 22 दिसंबर तक के बाद से देख रहे हैं ना, फिर दिन तनी बढ़ल शुरू होला, फिर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए 21 मार्च के बरोबर हो जाए दिन रात। ओकरा बाद दिन की अवधि बढ़े लगी। पहले वो बरोबर करी 12-12 घंटा, तो 12 घंटा बरोबर करी 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच में, यानी 21 मार्च के दिन रात अवधि क्या हो। अब ध्यान दीजिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर यानी लंबो चमक रहा है ना, तो इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। कुछ जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो मकर संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा पर चमकेगा ना, तो उस स्थिति को विषुवत बोलते हैं। विषुवत तना, विषुव क्या है? जब सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत चमकता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा। यह स्थिति साल में कब 2 बार आती है। कब कब? क्लियर है ना। यानी कर्क संक्रांति साल में कब है? कौ तारीख को? मकर संक्रांति एक बेर कौ तारीख को? अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने किया 14 जनवरी को पहियो दिला। तो हम लोग का कैलेंडर हिंदी से मनाया जाता है ना। हाँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, थोड़ा कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 दिसंबर को ही मकर संक्रांति होता है। बात समझ गए? तो परीक्षा में पूछा मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को जवाब। मकर संक्रांति का मतलब समझ गए? जब सूर्य मकर रेखा पर जो संक्रांति लंबवत चमका दीजिएगा। कर्क संक्रांति कर्क रेखा पर लंबवत कौ तारीख को? 21 जून। मकर संक्रांति मकर रेखा पर लंबवत। विषुव 0 डिग्री पर लंबवत। विषुव मने भरी देख रहे पहले बचर देख रहे। कर्क संक्रांति पेज नंबर 14, इसको लिख लीजिए, पेज नंबर 12, सॉरी 12। कर्क संक्रांति जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में डैश रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर, कौन रेखा पर? कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनतान कहते हैं। यह स्थिति सामान्यतः 9 जून को 21 जून को होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा एवं रातें सबसे छोटी होती है। मकर संक्रांति जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कौन रेखा? मकर रेखा भरी है, तो मकर रेखा पर लंब कहा भर रहे हैं आप? छूट गया क्या? तो इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। यह स्थिति सामान्यतः कौ तारीख को? 22 दिसंबर को होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ी एवं रातें सबसे छोटी होती है। विषुव वह तिथियां जिसमें दोनों गोलार्ध में, क्या बोलिएगा? दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध में दिन रात की अवधि समान होती है, विषुव की संज्ञा दी जाती है। यह स्थिति सामान्यतः मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। अब 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुव, 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव। यूपीएससी में कभी तोड़ दे इस टाइप से, ऐसे विषुव ध्यान में रखिएगा, कहीं शरद पूछ दे तो ठंडा के आगमन 23 सितंबर के बाद ठंडा हमने क्या आवेला तो शरद लगा दीजिएगा, बस इतना याद रखिए, दिमाग उसमें नहीं लगाइएगा। ही ना कि
उल्टा पुल्टा कर दिया। 23 सितंबर वाला ठंडा शरद विश्व, 21 मार्च वाला हो गया बसंत विश्व का। चलिए क्लियर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोग पूरे विश्व में हम लोग देखेंगे कहां गर्मी कहां ठंडा पड़ता है। यह जो स्थिति का वर्णन करेंगे उसमें हम लोग मान के चलेंगे कि सूर्य जो है 0 डिग्री पर लंबवत चमक रहा है, उसको वहीं पे रोक देंगे। उसके बाद पूरे पृथ्वी को अलग अलग टेम्परेचर जोन में, ताप कटिबंध में बांटेंगे। कहीं ना कहीं रोकना होगा। अगर नहीं भी रोकेंगे तो एक आध डिग्री फ्लक्चुएट कर सकता है, उससे ज्यादा जो लास्ट में हम समझाते हैं। पहले आप यह मान के चलिए कि जब सूर्य जो है 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, उस कंडीशन में पूरे विश्व में कैसा मौसम या ऋतु होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए जहां सूर्य लंबवत चमकेगा वहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वहां क्या पड़ेगी? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। उसके अपोजिट जो एरिया होगा वहां सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी। अब 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये सबसे गर्म जगह होता है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर। इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कौन सा कटिबंध? यानी उष्ण कटिबंध का विस्तार 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री। अब हम कहें कि कोई देश का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच है, तो वह देश कैसा होगा? गर्म, ठंडा, शीतोष्ण, क्या होगा? गर्म होगा, उष्ण होगा। अभी फिलहाल हम लोग एक चीज को देख कर पढ़ रहे हैं, उस पर ही कंसंट्रेट कीजिए। कुछ लोग के दिमाग में अटर पटर चल रहा होगा, कॉपी के पीछे लिखिए, जब बोलेंगे टॉपिक खत्म तो फिर आएगी। क्योंकि हमको 0 लेवल से पढ़ाना है और उस बच्चे को ध्यान में रखकर ही हम पढ़ाते हैं। और उसको धीरे 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 हम लोग छत पे भी घूमेंगे सीढ़ी, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद। डायरेक्ट कूदेंगे तो मुंह कुड़िए गिर भी सकते हैं, इसलिए आराम से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप देख लिए। हमने कहा कि इसके जो अपोजिट होगा वहां सबसे ज्यादा ठंड, तो इसका अपोजिट यानी 0 से 23.5 का अपोजिट ये होता है 66.5 से 90। कितना? 66.5 से 90, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। कितना? 66 डिग्री साउथ, इन्हें कहा जाए 90 डिग्री। सबसे ज्यादा ठंडी माने बर्फ जमल मिली सालों, ठीक बा। तो एकरा के कहा जाला शीत कटिबंध। क्या कहा जाला? शीत कटिबंध। अब ध्यान दीजिए, (45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ। एक और बीच में आपको लाइन, पहले क्या कीजिएगा 0 से 23 वाला, एक बार सीधे ऊपर चल जाएगा। ये गरम, ये ठंडा है, और उल्टा हो ही होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हीटर जल रहा है, हम हीटर के पास बैठे हैं, नो डाउट गर्मी लगेगा। हीटर से थोड़ा अलग हो गया, गर्मी लगेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं ये पड़ेगा। यानी कि हई 23.5 डिग्री हई वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, यहां पे क्या होगी? गर्मी की प्रधानता होगी। ये 100% गर्म एरिया है, ये 75% गर्म एरिया है। गर्मी की प्रधानता है, लेकिन सालों भर गर्मी नहीं मिलेगा, कुछ महीना ठंडा मिल सकता है। तो प्रधानता लेकिन किसका है? गर्मी का ना। तो उपोष्ण इसको कहिएगा। कौन कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। अब हई ठंडा के नजदीक है, तो यहाँ ठंडा के प्रधानता होगा, माने 75% ठंडी पड़ेगा, 25% गर्मी का एहसास होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको कहिए शीतोष्ण। इसको क्या कहिएगा? शीत के नजदीक शीतोष्ण, उष्ण के नजदीक उपोष्ण। शीत के नजदीक, उष्ण के नजदीक 0, 23, 45, 66, 90 लगभग।
चार पार्ट में तुरना ना, एक कटिबंध, दो कटिबंध, तीन कटिबंध, चार कटिबंध। कुछ किताब में तीने को कटिबंध दिया होगा, हमरा के गोरियाइएगा नहीं, वो ओकर मैटर है, वो कहेंगे दिया सीधे देता है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, या दोनों में उपोष्ण को खा जाएगा, शीतोष्ण दे देगा। दोनों में फर्क है, हम लोग गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, वहां लिखेगा मिलेगा तो समझ में आपको आ जाएगा, है ना। तो 0 से 23, 23.5 से 45, 45 से 66, 66 से, अब इसको ऐसा नहीं रट्टा मारना है, आपको हमने समझाया, कॉन्सेप्ट दिया कि सूर्य जो है लंबवत जो है, मान के चलिए 0 डिग्री पे चमक रही है, उसी के आसे भेकरे तो बीच में चमकेगी, तो ये कैसा एरिया होगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। इसके अपोजिट कैसा होगा, शीत के पास है, उष्ण के पास है, उपोष्ण। तो इस तरह से पूरे पृथ्वी को कितने कटिबंध में, 4 कटिबंध में बांट दिए। कौन कौन, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। ये शब्द का काफी अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा चर्चा मिलेगा, और एग्जैक्ट आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप उल्टा पुल्टा, इतना ही मात्र से आप बहुत कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हम कहें कि उष्ण ये एरिया के आदमी बाप एकदम गोर कपीस हुई तो हाँ सब बोलोगे ना सर, गोर ना हो सकता, महाकोरिया हुई, मुड़ी में के रोआ ले ओकर माने मोट मोट केस होतई, हनु लामा होइयन सन, लेकिन अजीब टाइप की बात पूरा नहीं है, काला गोरा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा फिजिक होता है। ईश्वर का एक, प्रकृति का एक बहुत बड़ा तोहफा है। ठंडा प्रदेश में रहे वाला जंतु का बाल बड़ा बड़ा होता है, गर्म में रहे वाला का बातें कम होता है, ना के बराबर होता है। कहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो देखिएगा तो लगेगा उसका चमड़े दिखाई दे रहा है, और ठंडा में रहे वाला जंतु देखते हैं बड़ा बड़ा बाल मिलता है। तो ईश्वर ने उसका बनावट दिया है। गर्मी के दिन, गर्मी में रहने वाले आदमी का अगर कलर गोरा कर दिए तो पड़पड़ा के मर जाएगा। काला रंग बहुत बर्दाश्त करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है ना। तो ये है, क्योंकि भारत जो है उपोष्ण शीतोष्ण में पड़ता है, तो हम लोग के यहाँ कुछ महीना गर्मी तो कुछ ठंडा, इसीलिए गोरे काले का कॉम्बिनेशन है ना। और काले तो कृष्ण है, उसका रंग काला है, दिल थोड़ी काला होता है, गोरा का रंग गोरा होता है, दिल पक्का होता है। सामर लोग बड़ाई को देनी आमा बाबू कहलन का गोर कमाई गोरबे आ, गोर आदमी सबसे गाना वाला ना हाला देह में से बोला। अब बेचारा सांवर बा तो चिंता बा ना रगड़े में तो काम गड़बड़ा सकता, तो साफ सुथरा होता है, दिल का साफ होता है, बोले रंग का सावला होता है, इसीलिए रंग पे मत जाइएगा। बिपाशा बसु को देखे, चलिए आगे बढ़िए। आइए, हो गया कटिबंध समझ गए। चलिए फोटो बनाई तो पहले ताप कटिबंध देखिए, लाइए तो देखिए जगह नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, कहाँ ताप कटिबंध के नीचे है, ये में ना हुई, यहाँ बना लीजिए, पीछे पीछे पूरा जगह है, देख लीजिए नयका नोट्स में पीछे जगह है, पुरानका में आगे जगह होगा, देखिए ना। हाँ पीछे पीछे जगह है, जल्दी से ये वाला फोटो बनाइए। आप लोग दोनों में लिखिएगा, ना कि हम ऊपर लिख ले नीचे ना लिख ले, लिखिएगा देखा नहीं आवा नहीं, चेक करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। अरे गोल घेरे के बाद कोची ला उतरा चूड़ी उड़ी निकाल के, ठीक बा चल भाग चल चल फोटो खाली बना लीजिए, उसके बाद देखिए हम ये बता देते हैं। और कोशिश कीजिए अपना मन बनाने का, अपना मन से बनाइए। 0 डिग्री से 90 डिग्री पहले गोला बना लीजिए, 0 डिग्री लीजिए, 23.5, 45 और 66 और 90 एक रफली आइडिया लेके बनाइए, है ना। सबसे पहले लाइन क्या कीजिएगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री के ऊपर 23.5, 23.5 के ऊपर 45, 45 के ऊपर 66, 75 ना 66, कॉम्बिनेशन का बढ़ा जैसे 66 के ऊपर 90। चलो चलो बनाओ, मस्ती मत करो, सब लेट हो जाएगा। देखो 40 मिनट समय, 45 मिनट मिलता है, उसी में सब पढ़ाना। 0, 23.5 नॉर्थ, नीचे लिखिए लोगों, ऊपर मत लिख के छोड़ दिए लोग। 0, 23.5 नॉर्थ, उसके बाद 45 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ, फिर नीचे लिखिए सेम, हो गया है। लिखिए नीचे
कल बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, ध्रुव पर दिन रात की अवधि, दिन 6 महीना रात 6 महीना, कौना कौना महीना में पड़ेला। तो कल क्लास गलती से अब्सेंट मत कीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं, है ना, तो दोबारा समझाऊंगा कपास दुखा जाता। तो इसीलिए कहें कि कल क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। हमारा मूड था आज बताने का, लेकिन टाइम थोड़ा लग गया इसमें। हो गया, चलिए लिखिए 0 से 23 के बीच में उष्ण कटिबंध, उष्ण, अंग्रेजी मीडियम वाले नोट्स में देखिए ट्रॉपिकल जोन लिखा होगा, उष्ण ट्रॉपिकल, उष्ण सब ट्रॉपिकल, शीतोष्ण हो गया टेम्परेट और शीत हो गया पोलर। ताप कटिबंध 0 से 23 दोनों गोलार्ध में उष्ण कटिबंध, दोनों उत्तरों में या दक्षिणों में। 23.5 से 45 दोनों गोलार्ध में उपोष्ण, ऊपरों उपोष्ण लिखो नीचे लिखो उपोष्ण। फिर 45 से 66.5 दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण, दोनों गोलार्ध में। और 75 मत लिखिए, हम लोगों ने ऐसे ही समझावे लिखनी है। क्या उपोष्ण, उपोष्ण अड़ अड़, उपोष्ण का शीतोष्ण, शीत। अरे ऊपर नीचे सेम होगा, 0 से 23.5, 23.5 से 45, 45 से 66.5 और 66.5 से 90, दोनों गोलार्ध बना दी। ओकरा बाद लिख ली उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण और शीत। हो गया, अभी सब लोग कल में चला रहे। चलिए निकालिए, नोट्स निकालिए। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर पृथ्वी पर निम्नलिखित ताप कटिबंध पाए जाते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री के ने उत्तर एवं दक्षिण के भाग को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इस भाग का मौसम क्या होगा, गर्म होगा। उपोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 45 डिग्री दोनों गोलार्ध में, है ना, इस एरिया को क्या कहिएगा, उपोष्ण। यहाँ कुछ महीने ताप अधिक तो कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण 45 से 66.5 दोनों गोलार्ध में, है ना, इस भाग में सूर्य की किरणें लंबवत कभी नहीं चमकती, फलतः यहाँ ताप हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। और शीत में है 66.5 से 90, है ना, यहाँ सालों भर तापमान अत्यंत कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ बर्फ जमी रहती है। अब कुछ एडवांस नॉलेज देखिए, ऐसे वायुमंडल पढ़ाएंगे तो वहां दे देते, लेकिन यहाँ पे कुछ सीनियर छात्र बैठे हुए हैं, उनके मन में चल रहा होगा तो उनको समझा के चले, फिर वायुमंडल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। यूपीएससी का एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा लंबा 1 पन्ना का सवाल था, जानते हैं उसके 1 शब्द में आंसर था, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल। एक आदमी है, वो एक जगह पे घूम रहा है, वहां खूब वर्षा होती है, फिर खूब जबरदस्त ठंडो पड़ता है, फिर कुछ दूर जाता है तो भयानक गर्मी मिलती है। बताइए वो कौन एरिया में घूम रहा है? बस इसी टाइप के सवाल। सुनिए अब ध्यान दीजिए, अगर हम आपको कहें कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास बर्फ गिर रहा है, तो आप नहीं मानिएगा इस कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो यहां ध्यान आपको देना है, किसी भी स्थान का जो टेम्परेचर होता है वह केवल अक्षांशीय विस्तार के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता है, जनरली अक्षांशीय विस्तार के आधार पर ही होता है, लेकिन एकलौता वही कारण नहीं होता है। 90% इस पर सुटेबल बैठ जाता है, 10% अपवाद में निकल जाता है। अब पहले क्या सवाल बताइए, किसी भी स्थान का जो टेम्परेचर होता है निम्न में से किस रेखा से निर्धारित होता है? ऑप्शन 1 अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी दोनों, डी विषुवत रेखा। किसी स्थान का तापमान, किसी स्थान के माने टेम्परेचर निम्न में से कौन सी से जान पाइएगा आप? चलिए एक के फेवर वाले हाथ उठाइए, 1 नंबर अक्षांश रेखा वाले, अकेले 2 आदमी उठावा लोगन ढीटे, बाद में रोबो लोगन, देखो उठा दो लोगन, नहीं बात। देशांतर रेखा
दोनों विश्वत रेखा गिराई लो। कहल जाला कितना गंदगी दिमाग में भरा हुआ है। अभी हम चिल्ला चिल्ला के समझावतानी, हई लाइन हई लाइन हई लाइन हई लाइन कहतानी, हई लाइनुआ के नाम का हो? जब हाल बस साफ थुथुरई मन में बस गई। थोड़ा सा सवाल देखिए, कितना बार पूछा है ये प्रश्न, किसी भी स्थान का तापमान निम्न में से कौन सा रेखा, केवल और केवल अक्षांश रेखा, विश्वत रेखा अक्षांश रेखा ना होगा। तो आप एगो 10% सही बोले मान लिया, तो यहाँ जब अक्षांश रेखा दी हमको लगा इसमें फंसिएगा, लेकिन इनमें नहीं फंसे, धन्यवाद। लेकिन मैंने हम ही जवाब पहले बार राजस्थान पीसीएस में पूछा था ना, तो हम दोनों जवाब दे के आए थे। कोई भी चीज समय निर्धारित होता है, ये सवाल वो घुमा दिए। समय निर्धारित होता है कौन रेखा से? ये ए के फेवर वाले हाथ उठाइए। समय निर्धारित होता है ए के फेवर वाले, बी वाले। अब बाकी लोग सी में बाका ठीक है। बिल्कुल समय का निर्धारण जब भी होगा तो है ना, मौसम या जलवायु या तापमान का निर्धारण केवल और केवल अक्षांश रेखा, याद रखिएगा, गलतियों से गलती मत करिएगा, ठीक है। जब रेखा का बात आए तो कौन रेखा? अक्षांश रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा कि कोई जगह है और उस जगह पर ये क्या बोलते हैं कि ठंडा बर्फ पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर वह जगह है, तो नो डाउट वह तो गर्म एरिया है, गर्मी पड़ना चाहिए। इसका मतलब कोई दूसरा तत्व प्रभावित करता है, यानी किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं, जिसमें पहला तत्व होता है अक्षांश रेखा। सबसे पहले कौन देखा चेक किया जाएगा? अक्षांश। अब अक्षांश रेखा पर देखे, हमको दिखाई दिया 10 डिग्री, तो हमने भविष्यवाणी कर दिया गर्म है, लेकिन फिर देखे कि नहीं वहां तो ठंडा है। फिर दूसरा तत्व चेक करेंगे, ऊंचाई। क्या चेक करेंगे? ऊंचाई। और आगे वायुमंडल में पढ़ाएंगे, जो पृथ्वी का वायुमंडल है कई स्तरों में, वर्गों में वर्गीकृत है, स्थानीकरण हुआ है, यानी पृथ्वी के जो पास का मंडल है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। कौन सा मंडल बोलते हैं? और ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई एवरेज है 14 किलोमीटर, है ना, मैक्सिमम 18 और मिनिमम 8 से शुरू होता है। मतलब क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी से सटा, हम लोग क्षोभ मंडल में, हम लोग धरातल से ऊपर उठ गए, पहला मंजिल पर है, तो हम लोग कौन मंडल में है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल का विशेषता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कम होना, यानी वह एरिया पर्वतीय होगा। बात समझ में आया कि वह एरिया कैसा होगा? पर्वतीय होगा, और 6-7 हजार मीटर उसका ऊंचाई होगा। अब बताइए 7 हजार मीटर ऊंचाई पर बर्फ ना गिरी तक का हो सकता है कि नहीं हो सकता? सामने वाला महाविद्वान आदमी था, कहा ना बहु ऊंच नई खे, एकदम ग्राउंड लेवल पर बा। तो अब हम लोग तीसरा तत्व खोजेंगे, सब आगे पढ़ना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो तीसरा तत्व होता है समुद्र तट। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसा आप जानते हैं ये जलीय भाग है और ये स्थलीय भाग है। मान लीजिए पानी है ना, और ये आपका स्थल है, ये जल है और ये क्या है? स्थल है। अब ध्यान दीजिए, जल्दी कौन गरमाई? जल की स्थल? पानी जल्दी गरमाई की पत्थर? ना बुझाता। एक कटोरी पानी है, एक कटोरा एगो पत्थर होते हैं, दोनों चूल्ही पर धो दे, हम लोग 5 मिनट बाद उठा के गाल पर चढ़ा के बुझा गए। अब ये बुझा गए, कौन जल्दी गरमाई? फिर पानी को तू एक बार जाकर पत्थर का प्रयोग कर। पानी देर से गरमाला, देर से ठंडाला, पत्थर के तुलना में पत्थर जल्दी गरमाता है, जल्दी ठंडाता है। अब देखिए गर्मी का दिन है, यहाँ टेम्परेचर जो है, नो डाउट यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा इसके तुलना में, और यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा रिश्ता होता है। थोड़ा एडवांस क्लास सब पहले बोले ना बुझा कोनो बात ना, गम ना करे, वायुमंडल में 0 लेवल से पढ़ा। टेम्परेचर में और प्रेशर में उल्टा रिलेशन होता है। जैसे नदी या पानी जो है ढाल के हिसाब से बहती है, उसको जेने ढाल मिलेगा वो नहीं बहेगी,
यहाँ से नदी निकला, बगले में खाड़ी है, चाहता तो एकदम गिर जाता, लेकिन हेंग ना चल सकता, जब जाई तो हे मार जाई, ओकरा जेने ढाल मिली वो नहीं जाई नदी, इसीलिए पश्चिमी। अब उतना भीतर जाए, हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगा, हमेशा हवा का गुण होता है। ठीक है, अब देखिए गर्मी का दिन है तो जल्दी कौन गर्मा गया? स्थल। जल्दी कौन गर्माया? स्थल गर्मा गया तो टी ज्यादा हो गया, पी क्या हो गया? पी ज्यादा होगा तो पी क्या होगा? अपोजिट रिलेशन होता है, अभी बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए समझने का। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? इसका टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या है? हवा कहने से कहने जल से, और बताएं जल से हवा आता तो उसका गर्माई की ठंडाई, इसीलिए समुद्र तट से दूरी चेक करना होगा, तटीय क्षेत्र तो ना हो। और समझ में आ रहा है? अगर समुद्र के तट पे होगा तो गर्मी में भी उसको हवा ठंडा मिल रहा होगा, ठंडा क्षेत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है? थोड़ा बहुत संतुष्ट हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बस थोड़े थोड़े हमको चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना हम लोग के साथ में है ना, और धीरे धीरे आपको ले चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान लिया कि ये भी तत्व नहीं प्रभावित करता है तो प्रचलित पवन चेक करना पड़ेगा कि उस एरिया में कुछ स्थानीय पवन का गुण होता है। जैसे अभी गर्मी आवत है ना, तो देखिए लोगों कुछ दिन बाद में शाम के समय अचानक मीठा मीठा हवा लेकर मजा आ गई, कभी 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 यही मेरा खोली हवा चली के मुंह हाथ सब झकोर दिलक, झकोर देवेला। और गर्मी के लू कहले सर, का कहले सर? लू गर्मी के दिन में गरम हवा चले तो टेम्परेचर के का कर दी? जीरो कर दी, कम कर दी कि ना, बढ़ा दी कि ना? गर्मी के दिन में लू चले लागे तो हालत खराब होई कि ना? और गर्मी के दिन में कोनो ठंडा आवे तो कहते ना मजा आ गई। तो एकर मतलब कोनो अपोजिट नेचर के हवा चलत हुई, कोनो वहां पे प्रचलित पवन हुई जौन ठंडा हुई, इसे ठंडा कइले। और लास्ट एक और होता है समुद्री धाराएं। क्या होता है? समुद्री धाराएं। जो तटीय क्षेत्र होगा हो सकता है और वहां पे कोई ठंडा समुद्री धारा चल रहा होगा, इसीलिए उसके स्थान को ठंडा दिया होगा। तो इन सारे तत्वों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, तब जाके आप भविष्यवाणी करिए और 100% आपका भविष्यवाणी सही होगा। अक्षांशीय आधार पे कीजिएगा तो 90% सही होने का संभावना है। तो परीक्षा उपयोगी बात जब इतना बताए तो एक सवाल बनाते चलिए, किसी भी स्थान के तापमान को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? सवाल सुने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है। ऑप्शन में है अक्षांश रेखा, दूसरा में ए में है, अब बीपीएससी के सवाल कर देते नहीं करके, है ना? अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, है ना, उसके बाद आपको समुद्र तल से दूरी हो गया, प्रचलित पवन हो गया और देशांतर रेखा हो गया। क्या जवाब होगा? और गारंटी दे रहे हैं ऑप्शन में ये रहबे करता है। 10 बार प्रश्न पूछ चुका है और 10 बार यही सवाल वह पूछता है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? नहीं करता है पूछता है, तो नहीं करता है में क्या जवाब होगा? देशांतर रेखा। बाकी सब देशांतर के अलावे कुछ आए ना चक्कर में फंसी, देशांतर रेखा नहीं करता है, ऊंचाई करता है, ये सब चीज करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरे पृथ्वी को ताप कटिबंध में बांटे, कितने कटिबंध में बांटे? 4। 0 से 23.5 नॉर्थ साउथ में क्या होता है? उष्ण। कौन कटिबंध? उष्ण। 23.5 से 45, 45 से 66 और 66 से 90। क्लियर हो गया ना? चलिए आज के लिए देते हैं, कल कंटिन्यू रहेगा। कोर्स के खत्म करने के चक्कर में ना रही, हमें समझ में आ जाए हुए विजयी हो। खाना बना ली 2 किलो मुर्गा आ खाए बैठी तो एगो पीस खा के उठ जाए तो सफलता थोड़े भाई। 250 बनाई तो हचड़ के पचड़ के खा जाई तब लगे कि हाँ हम सफल बने। तो यही उद्देश्य पढ़ाई कौन है? बहुत टीचर भगावे के चक्कर में रहेला और लड़को दुलती भागे के चक्कर में रहेला, बोले ओकरा समझ में आओ चाहे ना आओ, और फिर परीक्षा बीत जाए, कोई ना बनल गड़बड़ा गल, चल फिर कोचिंग पकड़ जाओ। तो काम ना, एक बार पढ़ लीजिए, क्या हो गया, एक बार पहले ना कीजिएगा, नहीं दीजिए एग्जाम। कौन मतलब ऐसा थोड़े है कि गारंटी है हो जाएगा, लेकिन बढ़िया से पढ़ के 2 साल बाद दीजिएगा तो उसका गारंटी है। हर बार क्या होता है ना, फॉर्म निकलता है, लड़का फॉर्म भरता है, कोचिंग घूमता है, और फिर परीक्षा बीत जाता है, भुला जाता है, फिर फॉर्म आता है, फिर कोचिंग खोजता है।
एक बार सब त्याग करके ईमानदारी से पढ़ लीजिए, ना नौकरी लगे ना तो करिएगा कोई पदार्थ आपसे। हम जानते हैं इस स्टडी पे हमारा कम से कम 500 मित्रों का ग्रुप है। 500 में मुश्किल से 10 गो लड़का प्राइवेट सेक्टर में होंगे, 490 गवर्नमेंट जॉब में है, और 10 गो जो प्राइवेट सेक्टर में है वो बीएचयू से पास आउट है, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन ट्रिपल एमए किए हैं। हम ये सब बात नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आपके विश्वास के लिए मेहनत कभी बेरा नहीं जाता है। आज हमर मोतिहारी का इतिहास बता रहे हैं, हमर 20 गो लड़का अवतार कोचिंग खोल देले वाणा की ना ऊपर तो उतना आगे लोग के पढ़ावे के समझ ले तब ना नौकरी लागल, खोल देलक, अच्छा कर रहा है। बगान ले हम घर वाले देख रहे हैं, भेज रहे हैं, सर हमर 10 गो लड़का नवोदय में निकल बा, हम कहनी चल चल चला ढेरों बढ़िया से पढ़ाओ सब। जहां है अपना झंडा लहरा रहा है, क्यों लहरा रहा है? क्योंकि वो ईमानदारी से पढ़ा है तब ना। और ऊपरे ऊपरे पढ़िएगा, नौकरियों ना लगी, ज्ञानों ना हुई, बस हो गई, 2 लाख बात बिया हो ना हुई। चलिए।